Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2. In our today's session, we are going to continue what we have done in the part 1 session of English in India. English in India को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे. हमने ऑलरेडी मैकॉलेस मिनट कवर कर लिया था. मैकॉलेस मिनट के बाद हमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, दैट वाज लॉर्ड ऑकलैंड्स पॉलिसी फॉर पैसिफिकेशन. So without any delay, let us start our session. जैसे हम लोग सारी पॉलिसीज अभी तक पढ़े हैं, वैसे ही सेम वे में हम लोग इस पॉलिसी को भी पढ़ेंगे. What was Lord Auckland's policy for pacification? इसके पहले जब मैकॉलेस मिनट आता है, मैकॉलेस मिनट में एक रिजिडिटी हमें देखने को मिलता है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, जिसके कारण सेवरल राइट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में. Now, to settle that fire, that rage in the people of India, a policy comes by Lord Auckland. Thus, the policy is named as Lord Auckland's policy for pacification. The policy basically talks about कि कैसे आपको सारी चीजों को लेवल अप करना है. अब ये जो ओरिएंटल्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, दे आर वेरी एंग्री कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे एजुकेशन पे, ओरिएंटल एजुकेशन पे बैन. और लॉर्ड बेंटिक, जिनके अंडर हमारा मैकॉलेस मिनट साइन हुआ था, अल्टीमेटली उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उनका रूल खत्म हो जाता है. ही वाज सक्सीडेड बाय लॉर्ड ऑकलैंड इन 1839. एंड इन 1840 लॉर्ड ऑकलैंड वाज वर्किंग ऑन अ रेजोल्यूशन दैट थ्राइव्ड ऑन मिडवे पॉलिसी. वो एक रेजोल्यूशन पे काम कर रहे थे जिसको हम लोग मिडवे पॉलिसी भी कहते हैं, बीच का रास्ता, ना आपका ना मेरा, बीच का रास्ता. और इसमें क्या बातें करी गई थी? दिस कंबाइंड ग्रांट ऑन एजुकेशन वुड फर्स्ट मेक प्रोविजंस फॉर ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. यहां पे बोला गया कि सबसे पहले हम लोग ओरिएंटल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देंगे. एक बार हमारा ये जो 1 लाख रुपीस का सम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एलोकेट किया गया था, जिसके बारे में लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा एंग्लिकन एजुकेशन पे जाना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन में, इंग्लिश के प्रमोशन में जाना चाहिए. वो पैसे हम लोग पहले ओरिएंटल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पे खर्च करेंगे. और एक बार ये चीज सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ, ओरिएंटल एजुकेशन पे एनफ फंड चला गया, अगर उसके बाद कुछ बचता है, the remaining fund would be utilized to make provisions for English education. So सबसे बड़ा ये था, इसीलिए हम लोग इसको मिडवे पॉलिसी भी कहते हैं. उसके बाद क्या बात की गई? that 1/4 of the student in Oriental institutions would be offered scholarship. 1/4 of the students जो Oriental institutions में है, उनको हम लोग scholarships provide करेंगे. इट इज लाइक आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी की तरफ से गलती हो गई है. Funds were set aside to promote research. इसी पैसों में से कुछ अलग से पैसे निकाले गए to promote research and publications in Oriental medium. If you remember, मैकॉलेस मिनट में क्या होता है कि कंप्लीट रिसर्च, ओरिएंटल रिसर्च पे और ओरिएंटल पब्लिकेशन पे बैन करने को कह दिया जाता है, फंड्स को चोक करने के लिए कह दिया जाता है. अब यहाँ पे अलग से उसके लिए फंड निकाला जा रहा है. और ट्रांसलेशन एक्टिविटी भी होगा. Translation activity was promoted for seminal works of Western literature into vernacular languages. कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि नहीं नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको वेस्टर्न लिटरेचर का भी हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, वो बुक्स आपके वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में हम आपको डाल के देंगे. नाउ ऐसा अभी भी होता है इंस्टीट्यूशंस में. एज आई एम इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन Guru Nanak College, Dhanbad, which is situated in Dhanbad. I teach literature there, English literature. But हमारे और भी जो ऑनर्स के स्ट्रीम है, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया हमारा, इवन कॉमर्स, इनमें बच्चे बाइलिंगुअल है हमारे पास. वो हिंदी में भी पेपर लिखते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनका वो हिंदी मेजर के बच्चे हैं, या फिर हिस्ट्री मेजर के भी है तो उनका बैकग्राउंड झारखंड बोर्ड है, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दे वांट टू लर्न हिस्ट्री इन द हिंदी लैंग्वेज, तो वो हिंदी में लिखते हैं वहां पे हमारे यहाँ पेपर्स. सो इट इज स्टिल देयर, ये सारे पॉलिसीज का इम्पैक्ट. और क्या बात की जाती है? that new institutions for the promotion of Western education would be established.
हम लोग आपके ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन के सेटअप पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। हमारा वेस्टर्न एजुकेशन के लिए हम लोग एक अलग से यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन के लिए अलग से यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगा, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होगा। हम लोग ओरिएंटल पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे विदाउट पोजिंग एनी थ्रेट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। So this was Lord Auckland's policy for pacification. Next, Wood's Dispatch, 1854. Date याद रखना है। Again, this is the watershed movement, watershed policy in Indian education. इसमें बहुत सारे बातें होती हैं और ये हमारा NFT टॉपिक है, नेट फेवरेट टॉपिक। मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर पॉलिसी से क्वेश्चंस बने और आज भी बनते। वेरी रेलिवेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़ेंगे इस पॉलिसी को। It was a watershed movement in the history of modernization of education in India. How the modern education in India, not just the Western education, but the modern education in India will be. इसके बारे में ये बात होती है, Wood's Dispatch बात करता है. It was brought by Charles Wood, who was the president of the Board of Control of East India Company. Thus, this policy was named after him as Wood's Dispatch. This policy is also considered as the Magna Carta of English education in India. Magna Carta is something that is important. Beginning of something new. ये क्वेश्चन डायरेक्ट नेट में पूछा गया है आपसे. Which policy is considered as the Magna Carta of English education in India? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. So इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने. So what happens in Wood Dispatch, that it was this particular dispatch was received by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India at that time. And ये जो आपका Wood's Dispatch है, it talked about more structured way to Indian schooling system. ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इंडियन स्कूलिंग सिस्टम को. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नेट में बना हुआ है. Which policy provides structure to Indian schooling system? It was Wood's Dispatch. और इसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा इसकी बात की जाती है. वर्नाक्यूलर रहेगा कि ओरिएंटल रहेगा, ये वर्नाक्यूलर रहेगा कि वेस्टर्न रहेगा, एंग्लिकन्स. ये टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करता है. इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी टू टॉक अबाउट टीचर्स ट्रेनिंग एंड वुमेन्स एजुकेशन. इसमें क्या क्या बात की जाती है? दैट एजुकेशन वाज सिस्टमाइज्ड इन ऑर्डर एंड हिस्ट्री. एजुकेशन को एक ऑर्डर पे और हायरार्की में डाल दिया गया, यानी कि बेसिकली हमारा इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एक क्लासिफिकेशन हो गया है. स्कूल सिस्टम्स को डिवाइड कर दिया गया है एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल्स में विद द प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप्स, और इसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगा. लैंग्वेज की बात करें अगर हम लोग मीडियम ऑफ एजुकेशन की, तो उसमें एंग्लो वर्नाक्यूलर मीडियम्स हाई स्कूल में रहेगा. एफिलिएटेड कॉलेजेस बनाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल में एफिलिएटेड कॉलेजेस होने चाहिए यूनिवर्सिटी से. एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होने चाहिए प्रेसिडेंसी टाउन्स में, लाइक बॉम्बे ईस्ट एंड बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जो हमारे 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स है उस टाइम के, उसमें यूनिवर्सिटीज होने चाहिए तीनों में, जो कि कॉलेजेस को एफिलिएट करेंगे. इसमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है. प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्मेशन. Education department to be set up in every province, which would ensure at least one government school in each district. एक गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए. और एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करो जो कि इस चीज का ध्यान रखेगा. प्राइमरी एजुकेशन वाज टू बी कन्फर्ड इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज. प्राइमरी एजुकेशन किस लैंग्वेज में करना है? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, ताकि ये जो यंग बच्चे हैं ये समझ पाए उस चीज को, क्योंकि इनको कुछ फॉरेन सिखाना इज टफ एट दैट मोमेंट. हायर एजुकेशन के बारे में ये बोलता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाओ प्रेसिडेंसी टाउन्स में, लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, बट इट शुड बी मॉडल्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी. यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी में जैसा करिकुलम है उस पे डिजाइन करो हमारा हायर एजुकेशन. सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटीज बनाओ, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में सर्टेन पोजीशंस ओपन करो, लाइक चांसलर, वाइस चांसलर, और उसके अंदर काम करने वाले लोग which would be constituted by the government, जो यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट असाइन करेंगी ताकि यूनिवर्सिटीज इजिली फंक्शन कर सके. और इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज. सो आपको याद रखना है कि प्राइमरी लेवल पे किस तरह के लैंग्वेज की बात हो रही है, स्कूल्स में किस तरह के लैंग्वेज को यूज करने की बात हो रही है, और हायर एजुकेशन में किस तरह के लैंग्वेज को यूज करने की बात होती है.
वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस किया गया कि वुमेन्स को भी इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। टीचर्स हमारे ट्रेंड होने चाहिए, तभी हमारा बीएड का कोर्सेज जो होता है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में आता है। तो टीचर ट्रेनिंग पे फोकस करो, क्योंकि अच्छे टीचर रहेंगे तभी तो अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे। सेक्युलर एजुकेशन प्रमोट करो, कास्ट सिस्टम नहीं चलेगा एजुकेशन में। एवरी किड, सब कोई को एजुकेशन का राइट है, तो सेक्युलर एजुकेशन होना चाहिए। ग्रांट्स एंड एड टू इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज इन एजुकेशन, ये क्या होता है? ये ग्रांट्स एंड एड भी पहली बार वुड्स डिस्पैच में ही बात होता है। देयर आर सेवरल प्राइवेट कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी इतना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स उनको अपने अंदर ले लेते हैं और उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, विच आर कॉल्ड ग्रांट्स एंड एड। तो ग्रांट्स एंड एड कॉलेजेस भी आए, जिसके कारण वुड्स डिस्पैच में इन सब पॉलिसीज के कारण क्या होता है कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में कुछ यूनिवर्सिटीज खुलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा इज इन बिहार, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की, और बेथुन स्कूल विच वॉज फाउंडेड बाय जॉन इलियट ड्रिंक वाटर इन 1849 and as a school in 1879. वुमेन्स एजुकेशन कॉलेज स्टैब्लिश होता है कोलकाता में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट, क्योंकि इसमें काफी न्यू चीजों के बारे में बात हो रहा है वुड्स डिस्पैच में। नेक्स्ट इज हंटर कमीशन 1882. It was commissioned by Lord Ripon and it was preceded by Sir William Hunter, who was the IAS to lay the focus on the status of primary education. Basically, हंटर कमीशन को बनाया गया था ये देखने के लिए कि आपका वुड्स डिस्पैच में जो बातें हो रही है उन चीजों पे काम हो रहा है कि नहीं। और ये हंटर कमीशन सबसे ज्यादा फोकस करता है आपके प्राइमरी एजुकेशन पे, ये पॉइंट याद रखना है। वुड्स डिस्पैच आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो तीनों लेवल के एजुकेशन के बारे में बात करता है, बट मेजरली हंटर कमीशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है। एंड इट वाज मेड कि आप ये देखो कि वुड्स डिस्पैच में जो बातें हो रही हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस क्या है उसके ऊपर। इसीलिए इसको हम लोग, इस पॉलिसी को हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बुलाते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल दैट इट रिकमेंडेड दैट प्राइमरी एजुकेशन बी मैनेज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल गवर्नमेंट देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बर्डन कम करने की बात की जा रही है हर लेवल पे कि लोकल गवर्नमेंट्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स देखेंगे अंडर द सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। सेपरेट फंड्स एलोकेट किए जाएंगे फॉर रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, यानी कि अगर आपका स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्कूल्स है वहां पे तो उसके लिए सेपरेट फंड्स दिए जाएंगे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज वाज टू बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल मिडिल स्कूल, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ही मिडिल स्कूल तक पढ़ाई होगी और उसी के साथ साथ आपको कुछ इंग्लिश का बेसिक नॉलेज मिलते रहेगा। लेकिन फ्रॉम मिडिल स्कूल इंग्लिश कैन टेक ओवर एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। अगर आप चाहो तो आप मिडिल स्कूल से या मिडिल स्कूल के बाद आप अपना मीडियम ऑफ एजुकेशन कंप्लीट इंग्लिश कर सकते हो। कुछ प्राइवेट पार्टनर्स को लाओ जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए फंडिंग देंगे और उनको सपोर्ट भी मिलेगा बाय गवर्नमेंट्स ग्रांट एंड एड्स। हायर एजुकेशन में कोई वैसा खास रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है, बट द ओनली एडिशन वाज दैट एजुकेशन वाज टू बी डिवाइडेड बिटवीन लिटरेरी और एकेडमिक एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। अभी हमारा जो एनईपी है, एनईपी 2020, उसमें वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात होता है, राइट, कि आपको वोकेशनल एजुकेशन भी लेना चाहिए। इसका सेम बात यहाँ हंटर कमीशन से शुरू होता है, यानी कि आपका लिटरेरी और एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन तीन तरह में हायर एजुकेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। मिशनरी स्कूल्स को डिस्करेज किया गया कि नहीं नहीं, ये तो क्रिश्चियनिटी अपना रिलीजन स्प्रेड कर रहे हैं, इनको हटाओ। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस वाज इनकरेज्ड एट स्कूल लेवल्स। Next policy is Lord Curzon Indian University Commission which came in 1902. इसको हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बुलाते हैं, एंड इट वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन विच वाज टू फैसिलिटेट ग्रेटर गुड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। बेसिकली ये हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता है। और ये वाला जो कमीशन है इसके बारे में
ये कमीशन में जितने भी रिकमेंडेशंस आएंगे इसका डिसीजन लिया गया था इन द कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन जो 1901 में शिमला में होता है. So the education policy was published as a government resolution on 11th March 1904. इसके key aspects क्या है? That primary education should be the focus of the state. State government देखेगा कि primary education उनके state में कैसा है और primary education में जो rules बनाए गए हैं वो fulfill हो रहे हैं कि नहीं. ये state government देखेगा वहां का. इंग्लिश सब्जेक्ट के बोला गया कि इंग्लिश सब्जेक्ट मिडिल स्कूल से इंट्रोड्यूस करिए और मीडियम ऑफ स्कूल शुड बी मदर टंग टिल द लर्नर अटेन्स 13 इयर्स एंड एज. जब तक वो 13 साल का नहीं हो जाता है वो बच्चा, तब तक उसका लैंग्वेज मदर टंग रहेगा स्कूल्स में. सेकेंडरी एजुकेशन पे काफी फोकस डाला गया, यहाँ पे उनकी क्वालिटी लर्निंग पे काफी फोकस डाला गया सेकेंडरी एजुकेशन के. और ये हमारा जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, इट वाज पास्ड इन 1902 फाइनली, जिसमें हमें एडिशनल ग्रांट्स मिले हायर एजुकेशन के लिए. अभी तक हमें ग्रांट्स इन एड स्कूल लेवल के लिए मिल रहा था, यूनिवर्सिटीज में मिल रहा था, लेकिन इसमें अब हायर एजुकेशन में भी ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड होता है, एडिशनल ग्रांट्स इन एड एक्स्ट्रा भी मिलता है. एंड a sum of 13.5 lakhs were sanctioned as additional grants for art and liberal education colleges. So this was our Lord Curzon Indian University Commission of 1902. Next, Sadler Commission of 1917. Again a very important commission. वैसे तो सारे ही commissions important हैं, but ये जो Sadler Commission है हमारा 1917 का, it is as important as Wood's Dispatch and Macaulay's Minute. So it is as important as that. So Sadler Commission came in 1917. So Sadler Commission was invited by the Secretary of State, Austin Chamberlain, to study conditions and prospects of University of Calcutta. Basically इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं कि कैलकटा के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा सैड थे. फॉर व्हाट रीजन? कैलकटा यूनिवर्सिटी के लोग काफी ज्यादा सैड थे. फॉर व्हाट रीजन? उनपे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था काम का, इसीलिए वो लोग काफी सैड थे. दस सैडलर कमीशन आता है टू लिफ्ट ऑफ सम वेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, स्पेशली फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी. 10 आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एज सैडलर कमीशन. इसका प्रोस्पेक्ट यही था. So the commission is also known as the Sadler Commission after the name of its chairman, Dr. Michael E. Sadler, who was also the vice chancellor of the University of Leeds at that time. And इस commission के कुछ और members हैं like Dr. Gregory, Professor Ramsay Muir, Sir Hartog का हरतोग कमीशन भी आता है, हरतोग कमिटी फॉर्म होता है, डॉक्टर हॉनील, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद एंड सर आशुतोष मुखर्जी. और ये जो रिपोर्ट है, ये सैडलर कमीशन कैलकटा यूनिवर्सिटीज में कितना बर्डन है और क्या करना चाहिए, उस पर एक 13 वॉल्यूम का लंबा सा रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. इसके की एस्पेक्ट्स क्या है, ये क्या क्या सजेशन रिकमेंडेशंस की बात करता है. दैट देयर इज अ नीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, उन पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा और चीजें मोर सिस्टमेटाइज्ड हो जाएंगी और एक स्ट्रक्चरल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रोवाइड होगा हमें. सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा, विच इज इंपॉर्टेंट, वहां से वो बेस बना के आएगा. सो सेकेंडरी एजुकेशन शुड सी इंप्रूवमेंट सो एज टू प्रोवाइड बेटर असिस्टेंट टू हायर एजुकेशन सिस्टम. और इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेजेस को ओपन करने का सजेशन दिया जाता है. कॉलेजेस में आपका 11+12 दैट इज इंटरमीडिएट कॉलेजेस, और स्टूडेंट्स हैज टू पास द इंटरमीडिएट सो एज टू रीच द यूनिवर्सिटीज. उसको ये 11-12 कॉलेज में पास करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कॉलेज को पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने यूजी और पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएगा. और इसमें बोला जाता है कि अभी भी जो बात वुड्स डिस्पैच में हुआ था फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, उतना उसमें काम नहीं हो रहा है, तो उस पर काम करना है. इसीलिए द बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा यूनिवर्सिटी टू इनकरेज द वुमेन्स एजुकेशन. यूनिवर्सिटीज मस्ट बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम. यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम दीजिए, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग इज समथिंग क्रिएटिव. आप इसको बांध के नहीं रख सकते हो, तो आप इनको थोड़ा फ्रीडम दो यूनिवर्सिटीज को, इन ऑर्डर टू इनकरेज इवोल्यूशन.
इसीलिए हर एक यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर होना ही चाहिए, जो कि अपने सारे यूनिवर्सिटी के चीजों को टैकल करेगा। इस कमीशन में और क्या बात किया जाता है? इस कमीशन में बोला जाता है दैट इस कमीशन में जो आपको सजेशंस दिया जाता है वो गवर्नमेंट देखती है और बोलती है कि कुछ न्यू कॉलेजेस खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज खुलती है पटना, मैसूर, बनारस, लखनऊ, ढाका, अलीगढ़ जैसे जगहों में। ये सब पॉइंट्स याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट बनता है। ये टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की भी बात करता है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस को बोला जाता है कि सेपरेट करो फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। इंटरमीडिएट कॉलेजेस रहेंगे सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। एंट्री क्वालिफिकेशन की बात करता है, ये एंट्री लेवल एग्जाम की बात करता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन में आपको इंटरमीडिएट, मतलब आप अपना इंटरमीडिएट कॉलेज खत्म करके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट दोगे, जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम, आपका एडमिशन होगा। मैट्रिकुलेशन 10th के बेसिस पे नहीं होगा। इन्होंने पास एंड ऑनर कोर्सेज बनाए, वेयर द इंक्लूजन ऑफ आर्ट्स, साइंस, engineering and industrial streams was encouraged. इन्होंने अटोनॉमी autonomy लाओ यूनिवर्सिटीज में, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ पेड फुल टाइम वाइस चांसलर। रेसिडेंशियल टीचिंग कॉलेजेस बनाओ ढाका में। इस्टेब्लिश करो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन भी ये सेटअप करते हैं। और वुमेन्स एजुकेशन भी सेटअप होता है। इसका इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन पे? मैसिव एक्सपेंशन इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में वुड्स डिस्पैच में बात होता है, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। न्यू यूनिवर्सिटीज तो खुली ही हैं, हमने देखा। राइज इन डिमांड फॉर ट्रेन्ड टीचर्स। अब लोग ट्रेन्ड टीचर्स चाहते हैं कि ट्रेन्ड टीचर्स से हम पढ़वाएं। Thus, education system shift focus from merely affiliating and examining to teacher and research. अब वो affiliating colleges से अपना ध्यान हटा के टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च पे फोकस करती है। स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड क्रिएट होता है पहली बार, और अकेडमिक वर्सैटिल, सॉरी इट इज स्लिपिंग आउट ऑफ माय टर्न, एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, हरतोग कमिटी 1929। आई होप द सैडलर कमीशन इज क्लियर टू यू ऑल कि सैडलर कमीशन में क्या क्या बात होते हैं, वो सारे पॉलिसीज को याद रखना आपको। हरतोग कमिटी 1929, इट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर सर फिलिप हरतोग। इसका मेन पर्पस था टू हाईलाइट द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन में रिसोर्सेज का कितना वेस्टेज हो रहा है। हमने बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी है प्राइमरी एजुकेशन पे, लेकिन हाई ड्रॉप आउट्स है और फेलियर रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, प्राइमरी एजुकेशन में ये जो वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का कंट्रोल करो। Thus, the emphasis on quality of education should be there rather than mere expansion. नए कॉलेजेस और स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास अभी जितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, पहले उन पे काम करो, उसके बाद नए स्कूल और कॉलेजेस खोलो। इनके रिकमेंडेशंस थे टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल, emphasized consolidation of scholars rather than rapid expansion, schools rather than rapid expansion. ट्रेन्ड टीचर्स लाओ, बेटर इंस्पेक्शन सिस्टम डेवलप करो स्कूल्स में। नहीं तो आप देखो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का क्या हाल है। तो वहां पे इंस्पेक्शन सिस्टम लाओ। कुछ भी खोल के छोड़ दिया है, कोई सर्विलेंस ही नहीं है उसका, वैसे नहीं चलेगा काम। इसके बाद आता है हमारा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है हमारा, ये महात्मा गांधी के अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप होता है, ये महात्मा गांधी के फिलॉसफी पे डेवलप होता है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें काफी ज्यादा ट्रेडिशनल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। इसमें जितने भी रिकमेंडेशंस आएंगे, ये सारे इश्यूज 1931 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे डिस्कस किया जाता है। और ये वाले एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को ये अपने वीकली मैगजीन हरिजन में भी डिस्कस करते हैं। सो
ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होता है 1937 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जहां पे इस पॉलिसी से रिगार्डिंग सर्टेन सजेशंस दिए गए थे। एंड एज अ रिजल्ट एक कमिटी फॉर्म किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, and the committee submitted the first national basic education scheme in its report in March 1938, which was also known as the Wardha scheme of basic education. इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को। नेशनल बेसिक एजुकेशन तो जानते ही है, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा और बेसिक एजुकेशन के नाम से हम लोग इस कमीशन को जानते हैं। अलग अलग नाम है इसके। इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और क्राफ्ट वर्क अलोंग विथ एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या बातें होती है। दिस पर्टिकुलर कमीशन सजेस्टेड द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर 8 years बिटवीन 6 to 14 years, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दो, 8 साल। 6 to 14 is 8 years। कंपल्सरी फ्री एजुकेशन है, सबको को पढ़ना जरूरी है, फ्री एजुकेशन है, मदर टंग में होगा उनके एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट 5 years वेयर जूनियर स्टेज and next 3 for the senior stage. So this 8 year was divided into 5 plus 3, junior stage plus senior stage, यानी कि 6 to 14 फ्री एजुकेशन। गर्ल्स जो है वो 12 साल में एग्जिस्ट ले सकती, क्योंकि अर्ली मैरिज हो जाता था उस टाइम पे। तो ये जो लड़कियां हैं वो एट द एज ऑफ 12 स्कूल से एग्जिट ले सकती हैं, बट बॉयज के लिए 14 years तक कंपलसरी एजुकेशन है। सामान्य इसमें बात होता है इंटीग्रेशन मेथड का, विच वॉज की वर्क सेंट्रिक एजुकेशन बनाओ। वर्क सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब है कि स्कूल्स में आप बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है, सेल्फ रिलायंस क्या होता है, इन सारी चीजों को प्रमोट करो, यानी कि क्राफ्ट वर्क वाले कुछ चीजें सिखाओ उनको। फॉर एग्जाम्पल कढ़ाई बुनाई सिखाओ। पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये सारी चीजें भी सिखाई जाती थी उनके स्कूल में, स्टिचिंग, फिर आपको क्राफ्ट का वर्क सिखाया जाता था, टोकरी बनाना, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी आपको, जिसको फिर वो स्टूडेंट्स वहीं पे बना के सेल करते थे, और सेल करने से जो पैसे आते थे उससे वो सेल्फ एजुकेशन ले सकते थे। ये इसका बात होता है यहाँ पे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में। क्यों होता है? दिस आइडिया वॉज टू इनकलकेट कलेक्टिव एक्टिविटी, सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन द यंग माइंड्स। उनको शुरू से ही सेल्फ रिलायबल बनाओ। इसीलिए स्टूडेंट्स कुड सेल देयर क्राफ्ट वर्क इन रिटर्न ऑफ मनी एज टू क्रिएट अ सेल्फ फ्यूल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आता है ये। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज केब। केब हम लोग अभी पढ़ते हैं, केब क्या है? तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, विच वॉज चेयर्ड बाय सर जॉन सार्जेंट। उनके अंदर आता है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वॉज टू डेवलप अ ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, कि हमारा पोस्ट इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन कैसा होगा, उसका बेसिकली ये एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक ड्राफ्ट बनाता है। एंड द एम वॉज टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। बेसिकली ये वर्धा स्कीम का ही पॉलिसी पे बात करता है। बट इट ऑल्सो रिकमेंडेड अ 10 year स्कूलिंग सिस्टम विथ प्री प्राइमरी एंड हाई स्कूल डिविजन। अब आप प्राइमरी को भी प्री प्राइमरी में डिवाइड करो और हाई स्कूल डिविजन करो, इसके बारे में ये बात करता है। यहां से पहले हमारे अभी जितने भी कमीशंस थे वो सारे के सारे कमीशंस हमारे बिफोर द इंडिपेंडेंस कमीशंस है, प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि सार्जेंट रिपोर्ट तक हमारे प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस है। देख लीजिए 1944 डेट है, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। और ये वाला क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा हुआ है, विच वॉज द फर्स्ट कमीशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? इट वॉज राधा कृष्णन कमीशन 1948। इसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। दिस वुड बी द लास्ट कमीशन which we will be talking about today. After this,
इसका एक पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें हम लोग बाकी कमीशंस के बारे में बात करेंगे। सो राधा कृष्णन कमीशंस में बात क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे सबसे पहले फोकस करता है। ये बोलता है कि आपको टीचिंग प्रोफेशन के अराउंड लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को इंकरेज करता है, एथिकल वैल्यूज और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बोलता है कि बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, उनके अंदर एथिक्स डालिए। डेमोक्रेसी की बात करता है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है। करिकुलम पे अगर हम बात करें कि ये करिकुलम के लिए क्या क्या करता है, तो करिकुलम के लिए बोलता है कि एक लिबरल एजुकेशन और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ बनाइए, लिबरल एजुकेशन बनाइए। एक्सक्यूज मी, फोर्स्ड एजुकेशन मत बनाइए। एजुकेशन में सिर्फ बच्चों को एकेडमिक्स मत सिखाइए, उनको मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दीजिए ताकि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके। इसीलिए आप बचपन में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ते थे, राइट, जीके सब्जेक्ट पढ़ते थे। टीचर डेवलपमेंट के बारे में ये बोलता है कि टीचर्स की सैलरी इंप्रूव करिए, क्योंकि सैलरी इंप्रूव होगी तो वो काम भी अच्छे से मन लगा के करेंगे। सर्विस कंडीशन, वर्क प्लेस बेटर करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइए, अकेडमिक फ्रीडम दीजिए इनको, हाई क्वालिटी डिग्निटी मेंटेन करिए टीचिंग में। ऐसे नहीं कि झोला उठाया पढ़ा के आ गया, नहीं, अच्छे टीचर्स लाइए। रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए क्या क्या बोलता है राधा कृष्णन कमीशन, ये बोलते हैं दैट टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, यानी कि पीजी के स्टडीज पे ध्यान दीजिए। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च में रिसोर्सेज लाइए, थोड़े बेटर करिए। ये इनोवेशन और एकेडमिक एक्सीलेंस पे फोकस करता है ये कमीशन। लैंग्वेज के बारे में ये बोलता है कि रीजनल लैंग्वेज का यूज करिए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश को टेम्पोरली एक लिंक लैंग्वेज बनाइए, अपना मेन लैंग्वेज मत बनाइए। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, जिसमें ये एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करता है, क्रिएटिविटी, सेल्फ गवर्नेंस और इनोवेशन की बात करता है। एग्जामिनेशन में भी ये कुछ चेंजेस लाता है। ये बोलता है कि रॉट लर्निंग, ये जो रट्टाफिकेशन है, रट्टा मारने वाली चीजों से दूर जाइए, क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग लाइए स्टूडेंट्स में, उस तरह से एग्जाम लीजिए आप। इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर सिस्टम लाइए, ठीक है। मॉरल एजुकेशन के लिए ये बोलता है टू प्रमोट नॉन सेक्टेरियन एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ओवरऑल मॉरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी का क्रिएशन का भी रिकमेंडेशन राधा कृष्णन कमीशन में दिया जाता है टू फॉर्म यूजीसी। और यूजीसी को क्यों बनाना है, ताकि ये जो कॉलेजेस में फंडिंग आ रही है वो रेगुलेट होते रहे, वो पता चले कि कहाँ लग रहा है, तभी नैक हमें विजिट करने आता है। यूजीसी के गाइडलाइन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती है वो ऑथेंटिक होती है तभी। हायर एजुकेशन में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसको ध्यान कौन रखेगा, यूजीसी। एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा यूजीसी, और अभी तो हमें यूजीसी का हालत पता ही है, बट स्टिल सो कोऑर्डिनेट करेगा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट को यूजीसी। इसीलिए यूजीसी के एस्टैब्लिशमेंट की फॉर्मेशन की बात की जाती है, एंड यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1953, बट उसका बाद सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन में 1948 में हो जाता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट कमीशन हमारा मुदालियर कमीशन है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, विच विल बी टुमारो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुदालियर कमीशन से लास्ट कमीशन जो है हमारा, वहां तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे कल की क्लास में। अगेन आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पार्ट्स, ताकि आप साइड बाय साइड तुरंत इसका रिवीजन कर सकूं। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे पॉलिसीज का वीडियो देख लिया और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए स्मॉल वीडियोस देखो, फिर घर अपना वीडियो देखने के बाद साइड बाय साइड नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवीजन करते चलो, याद करते चलो, एट द सेम टाइम कीप लर्निंग, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर, एंड यू विल गेट मोर टाइम टू रिवाइज। रॉट लर्निंग मेथड नहीं करना, हमने अभी पढ़ा है पॉलिसी में। अंडरस्टैंड? ओके, आई होप द सेशन वाज इंसाइटफुल टू यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर नोन्स, जिनको इन लेक्चर्स की जरूरत है, जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
उनको ये लेक्चर शेयर करिए। आपको ये सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड द टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन्ड है। थैंक यू डियर लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे।